छात्रों, स्वागत है आपका। आज मेरे द्वारा संबोधित किए जाने वाले चर्चा का नया विषय है महाकवि नागार्जुन की काव्य विशेषताएं। छात्रों, नागार्जुन भारतीय काव्य परंपरा, विशेषकर छायावाद के बाद आधुनिक हिंदी कविता के विराट महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। नागार्जुन को किसी अतिरिक्त परिचय की आवश्यकता नहीं है। हिंदी साहित्य अकादमी एवं अन्य सर्वोच्च पुरस्कार नागार्जुन को उनकी सर्जना के लिए प्राप्त हुए हैं। वस्तुतः नागार्जुन भारतीय मूल्यों और माटी से गढ़े हुए श्रेष्ठ आधुनिक कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। नागार्जुन का लेखन आधुनिक हिंदी काव्य जगत में 1945 से प्रारंभ हुआ। ये वो समय था कि छायावाद की काव्य प्रवृत्तियों के अवसान को 5 वर्ष बीत चुके थे और छायावादोत्तर काव्य प्रवृत्तियां विकसित होकर के काव्य के क्षेत्र में अपने अपने प्रभाव के साथ गतिशील हो रही थी। छात्रों, छायावादोत्तर हिंदी काव्य के अंतर्गत आपका परिचय प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, आकविता, गीत, प्रगीत, नवगीत, इन सभी विधाओं को आपने सुना है, पढ़ा है, जाना है, समझा है। इस क्रम में स्पष्ट करना चाहूंगा, यद्यपि नागार्जुन के साथ प्रगतिवादी या प्रगतिशील कवि की संज्ञा जोड़ी जाती है, तथापि नागार्जुन एक निहायत निडर, निर्भीक, स्वायत्त और अभिव्यक्ति के क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वच्छंद और उन्मुक्त कवि थे। हालांकि उन्हें प्रगतिवाद और मार्क्सवाद से जोड़ा जाता है। प्रगतिवादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं की पृष्ठभूमि में कवि की स्वदेशीयता तत्कालीन स्वातंत्र्योत्तर भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं अन्य मानवीय समस्याओं को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से प्रमुख है। नागार्जुन प्रेम के कवि थे, परंपरा के कवि थे, प्रखरता के कवि थे। ना जाने कितने उपमाएं नागार्जुन को दी जा सकती हैं। नागार्जुन पर किया जाने वाला विमर्श भी बहुत सुदीर्घ हो सकता है। कुल मिलाकर के हिंदी के भक्तिकाल में जो फक्कड़पन, मस्त मौलापन या जो क्रांतिकारी प्रवृत्तियां कबीर के काव्य में पाई जाती थीं, उसका रिपीटिशन, उसकी पुनरावृत्ति कबीर के कविता की तरह एक प्रखर भव्यता नागार्जुन की कविताओं में प्राप्त होती है। चाहे वो नारी मुक्ति विमर्श का आंदोलन हो या चाहे वो शोषितों के प्रति सहानुभूति की बात हो या चाहे वो स्वातंत्र्योत्तर भारत में पाई जाने वाली मध्यवर्गीय समाज, विशेषकर निम्न वर्गीय भारतीय समाज की गरीबी की, भूख की, अभाव की, शोषण की क्या कहानी थी,
क्या स्थिति थी, इन पूरी प्रवृत्तियों को नागार्जुन ने अपनी काव्य साधना, अपनी काव्य सर्जना के माध्यम से समेटने की कोशिश किया है। निष्कर्ष रूप में नागार्जुन को विश्व मानववाद का कवि कहा जा सकता है, संवेदनाओं और संघर्ष का कवि कहा जा सकता है, प्रेम और प्रकृति के अद्भुत चितेरे इस कवि की कविताओं की संपूर्ण व्याख्या मैंने कुछ 8-10 बिंदुओं में विभक्त किया है। चूंकि वीडियो व्याख्यान लगातार होने से काफी लंबा हो जाता है और तकनीकी समस्याएं जाती हैं, तो मैंने नागार्जुन की शेष काव्य विशेषताओं को स्लाइड्स के माध्यम से आपको शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद है मेरी ये कोशिश न केवल आपको पसंद आएगी, बल्कि इस पेपर से संबंधित या नागार्जुन के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित, नागार्जुन की कविताओं से जुड़े हुए सवालों से संबंधित कुछ उत्तर आप तक पहुंचेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वक्तव्य को स्लाइड्स के माध्यम से आगे बढ़ाता हूं। छात्रों, आगे ध्यान दीजिए। प्रिय छात्रों, आइए आज संबोधन का विषय है महाकवि नागार्जुन। तो आइए नागार्जुन की काव्य कला, नागार्जुन की काव्य विशेषताएं, नागार्जुन की काव्य प्रवृत्तियों पर विचार करें। छात्रों, नागार्जुन प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि हैं। नागार्जुन ने 1945 ईस्वी के आसपास साहित्य सर्जना के क्षेत्र में प्रवेश किया था। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। शून्यवाद के रूप में नागार्जुन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। नागार्जुन उन कवियों में से हैं जिनकी कविता किसी आयातित आंदोलन की देन नहीं है, अपितु प्रगतिशील सामाजिक मूल्यों पर आस्था रखने वाली उस समर्थ परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है जिसने किसान, मजदूर, संघर्ष और नारी मुक्ति की कविता का केंद्रीय विमर्श बना दिया। वैद्यनाथ मिश्रा यात्री या फिर सबसे प्रसिद्ध व लोकप्रिय नाम बाबा नागार्जुन हिंदी एवं मैथिली साहित्य के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम है। उनका साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वैद्यनाथ मिश्रा से लेकर बाबा नागार्जुन तक उनकी यात्रा कुछ भी रही हो, किंतु उनकी रचना धर्मिता और काव्य संसार के अंतर्गत अति विस्तारित एवं विशाल फलक पर फैला क्षेत्र निश्चित रूप से उन्हें अपने तत्कालीन साहित्यकारों और परवर्ती लेखकों से बिल्कुल अलग स्थापित करता है। बिहार की मधुबनी जिले के सतलखा गांव की धरती बाबा नागार्जुन की जन्मभूमि बनकर धन्य हो गई। यात्री आपका उपनाम था और यही आपकी प्रवृत्ति की संज्ञा भी थी। नागार्जुन ने
साहित्य की सभी विधाओं में अपने लेखन और प्रतिभा का परिचय दिया, जैसे कविता, कथा साहित्य, निबंध, अनुवाद यात्रा, वृत्तांत, साक्षात्कार इत्यादि विधाओं में रचनात्मक लेखन किया। परंपरागत प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने वाले बाबा नागार्जुन हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बंगला में कविताएं लिखते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने मैथिली में चित्रा, पत्रहीन, नग्न गाच, संस्कृत में धर्मलोक दशकम, देश दशकम, कृषक दशकम, श्रमिक दशकम जैसे ग्रंथ की रचना की है। नागार्जुन की कविता की सर्व प्रमुख विशेषता मानव जीवन से उसका गहन भाव से संयुक्त होना है। संसार के सघन, संपूर्ण और वैविध्यपूर्ण प्रसार को ही कवि ने अपनी कविता में अभिव्यक्ति दी है। मानव जीवन अपने सारे हर्ष, अवसाद, सौंदर्य, कुरूपता, स्वप्नों तथा आकांक्षाओं के साथ उनकी कविता में मानो रूपायित हो उठा है। इसलिए उनकी रचनाएं सब प्राण और जन संवेद्य बन सकी हैं। जीवन के प्रति अमृत और गरल पक्षों को आत्मसात करके प्रस्फुटित होने वाली उनकी काव्यधारा के संबंध में डॉक्टर शिव कुमार मिश्र लिखते हैं, नागार्जुन की कविता जीवन के विष और जीवन के अमृत दोनों में ही आकांठ सराबोर कवि की कविता है। जीवन के विष को उसने भारतेंदु और निराला की भांति निर्विकार पिया और पचाया, और अमृत को उसने दोनों हाथ मनुष्यता के हित के लिए कविता के रूप में उलीचा है। प्रेमचंद और मुक्तिबोध के साथ वे अकेले ऐसे रचनाकार हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन स्त्रहा और भयावह यथार्थ की मलिन छाया भी जिन्होंने अपने कृतित्व पर नहीं पड़ने दिया है। छात्रों, 20वीं सदी के इस विराट कवि की काव्य सर्जना को प्रगतिशीलता के आयाम से कृषक जीवन की विवेचना की पृष्ठभूमि में नारी समाज की समस्याओं की अभिव्यक्ति की दृष्टि से और समस्त विधाओं में सृजनात्मकता, जन कवि, मार्क्सवाद के प्रतिनिधि कवि, ग्राम्य जीवन का रूपांकन, विश्व मानववाद, कृषक एवं श्रमिक का वर्णन, श्रम और शांति का संवहन, आर्थिक सामाजिक उन्नयन, राजनैतिक व्यंग और भाषा, बिंब, प्रतीक, शैली तथा सामाजिक सत्य की दृष्टि से विवेचन किया जा सकता है। छात्रों, ये तो हुआ महाकवि नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय। आइए नागार्जुन की काव्य विशेषताओं को कुछ बिंदुओं में समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। मैं सर्वप्रथम विचार करना चाहूंगा नागार्जुन और प्रगतिवादी चेतना। कविवर नागार्जुन प्रगतिवादी कवियों में शीर्षस्थ स्थान के अधिकारी हैं। उनमें समाजगत और राष्ट्रगत रूढ़ियों के प्रति आक्रोश और विरोध का स्वर प्रबल है, और शायद इसीलिए वे किसी भी प्रकार के शोषण, हिंसा, सामाजिक विषमता और अत्याचार आदि का अपनी हर पंक्तियों में, हर काव्य रचनाओं में तीव्र विरोध प्रदर्शित करते हैं। छात्रों, आधुनिक काल में छायावाद के बाद अत्यंत सशक्त साहित्य आंदोलन प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का मूल आधार
सामाजिक यथार्थवाद रहा है। प्रगतिवाद काव्य वह है जो अतीत की संपूर्ण व्यवस्थाओं के प्रति रोष व्यक्त करता है और उसके बदलाव की आवाज को बुलंद करता है। नागार्जुन के काव्य में प्रगति के स्वर सर्व प्रमुख है। सही अर्थों में नागार्जुन जनता के कवि हैं, लोक के कवि हैं। वे एक और मार्क्सवादी कवि माने जाते हैं, अपितु नागार्जुन ने मार्क्सवाद को 100% नहीं अपनाया है। तथापि मार्क्सवाद को अपनी काव्य प्रवृत्तियों में या मार्क्सवाद की विचारधारा को कविता के माध्यम से पोषित करने के पीछे उनकी युगीन और आंतरिक जरूरत थी। इस आंतरिक अनिवार्यता की जड़ें उनके पारिवारिक परिवेश में हैं, इसलिए वे अपनी कविता के माध्यम से मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रचार भी करते हैं। उनकी कविता में अमीर और गरीब, मालिक और मजदूर, जमींदार और कृषक, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच द्वंद्व दिखाई देता है। गरीबी, भूखमरी, बीमारी, अकाल, बाढ़ जैसे सामाजिक यथार्थ का सूक्ष्म चित्रण कवि ने किया है। प्रगतिवादी चेतना के धनी नागार्जुन की एक कविता का उदाहरण प्रस्तुत है। कविता का पाठन मैं कर रहा हूं। कविता है, कैसा लगेगा तुम्हें जंगली सुअर यदि उधम मचाएं, तहस नहस कर डालें फसलें, देखकर पद्मार्मित उत्कट सुरभि वाली दुधिया बालें, देखकर भूलंठित कुचली कनक मंजरियां, टूक टूक हो यदि हृदय लोक लक्ष्मी का, कैसा लगेगा तुम्हें। निश्चित रूप से इन पंक्तियों में जो मार्मिकता है, इन पंक्तियों में जो आक्रोश है, इन पंक्तियों की मार्मिकता यदि समाज के निम्न वर्ग के लिए प्रदर्शित होती है, तो वहीं इस कविता की पंक्तियों में छिपा हुआ आक्रोश समाज के उच्च वर्ग पर प्रहार करता है। यही नागार्जुन की प्रगतिशील, प्रगतिवादी चेतना है। ऐसी अनेक कविताएं हैं उनकी। विश्व मानववाद और वसुधैव कुटुंबकम। छात्रों, बाबा नागार्जुन के काव्य का महान जीवन दर्शन है विश्व मानववाद, वसुधैव कुटुंबकम। एक विशाल व्यापक दृष्टि, विश्व दृष्टि। नागार्जुन का समूचा काव्य साहित्य प्रगतिशील और सामाजिक चेतना का संवाहक है। मध्यवर्गीय जीवन, श्रमिक वर्ग की जिंदगी का संपूर्ण चित्र यथार्थ रूप में मिलता है। उन्होंने जगत की वास्तविकता को सामने लाया। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से एक नई समस्या और सर्वथा एक नई चेतना का प्रकाश दिखाया। उन्होंने अपनी रचनाओं में श्रमिक, दलित तथा शोषित समाज के दुख और कष्ट का चित्रण किया है। नागार्जुन की कविता में शोषित और पीड़ितों के प्रति गहरी सहानुभूति है। कुली और मजदूर को देखकर कवि को इसका बड़ा कारुणिक दृश्य खुरदुरे पैर कविता में मिलता है। वे जीवन के भयंकर यथार्थ का चित्रण करते हैं। उन्होंने पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, संप्रदायवाद सभी का प्रखर विरोध किया है, जिससे श्रमिक, शोषित वर्ग और किसानों को उनके श्रम का समुचित सम्मान मिल सके। बाबा नागार्जुन
अपनी अकाल और उसके बाद कविता में इस तरह अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। उदाहरण, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के भीतर, कई दिनों के बाद धुआं उठा आंगन के ऊपर, कई दिनों के बाद चमक उठी घर भर की आंखें, कई दिनों के बाद कौवे ने खुजलाई पांखें, कई दिनों के बाद। बीसवीं सदी के विराट कवि नागार्जुन। छात्रों, नागार्जुन को अगर आधुनिक काव्य साहित्य या 20वीं सदी के विराट कवि के रूप में विश्लेषित किया जाए तो एक उद्धरण ही इस कवि की महानता और विराटता को बहुत आसानी से आपके सामने अभिव्यक्त कर देगा। मैं ये उद्धरण आप तक पहुंचाता हूं। छात्रों, बाबा नागार्जुन के विराट काव्य सर्जना के संबंध में हिंदी के प्रमुख साहित्यकार उदय प्रकाश लिखते हैं, यह जोर देकर कहने की जरूरत है कि बाबा नागार्जुन 20वीं सदी की हिंदी कविता के सिर्फ भदेश और मात्र विद्रोही मिजाज के कवि ही नहीं, वे हिंदी जाति के सबसे अद्वितीय मौलिक और बौद्धिक कवि थे। वे सिर्फ एजेड पोएट ही नहीं, पारंपरिक भारतीय काव्य परंपरा के विरल अभिजात और एलिट पोएट भी थे। उदय प्रकाश बाबा नागार्जुन के व्यक्तित्व निर्माण एवं कृतित्व की व्यापक महत्ता को एक साथ संकेतित करते हुए एक ही महावाक्य में लिखते हैं कि खुद ही विचार करिए, जिस कवि ने बौद्ध दर्शन और मार्क्सवाद का गहन अध्ययन किया हो, राहुल सांकृत्यायन और आनंद कौशल्यायन जैसे प्रचंड मेघाओं का साथी रहा हो, जिसने प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरा का ज्ञान पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत जैसी भाषाओं में महारत हासिल करके प्राप्त किया हो, जिस कवि ने हिंदी, मैथिली, बंगला और संस्कृत में लगभग एक जैसा वाग वैदग्ध्य अर्जित किया हो, अपनी मूल प्रज्ञा और संज्ञान में जो तुलसी और कबीर की महान संत परंपरा के निकटस्थ हो, जिस रचनाकार ने बलचन्मा और वरुण के बेटे जैसे उपन्यासों के द्वारा हिंदी में आंचलिक उपन्यास लेखन की नींव रखी हो, जिसके चलते हिंदी कथा साहित्य को रेणु जैसी ऐतिहासिक प्रतिभा प्राप्त हुई हो, जिस कवि ने अपने आक्रांत निजी जीवन ही नहीं बल्कि अपने समूचे दिक् और काल की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों और व्यक्तित्व पर अपनी निर्भ्रांत कलम चलाई हो। 20वीं सदी के किसी आधुनिक राजनैतिक व्यक्तित्व लेनिन पर समूचा खंड काव्य रच डाला हो, जिसके हैंडलूम के सस्ते झोले में मेघदूतम और इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली एक साथ रखे मिलते हों, जिसकी अंग्रेजी भी किसी समकालीन हिंदी कवि यक से बेहतर ही रही हो, जिसने रजनी पामदत्त, नेहरू, बर्तोल्ट ब्रेख्ट, निराला, लुशून से लेकर विनोबा भावे
मोरारजी, जेपी लोहिया के न्याता, एलिजाबेथ आइजनहावर आदि पर स्मरणीय और अत्यंत लोकप्रिय रचनाएं लिखी हों, निश्चित रूप से 20वीं सदी की हिंदी कविता का प्रतिनिधि बौद्धिक कवि वह ही है। तो छात्रों, ये उद्धरण इस बात की पुष्टि करता है, उदय प्रकाश इस बात की पुष्टि करते हैं कि नागार्जुन जो हैं वो हिंदी कविता के क्षेत्र में 20वीं सदी के विराट कवि का स्थान रखते हैं। आधार पर नागार्जुन पर विचार करें। निश्चित रूप से नागार्जुन प्रगतिवादी चेतना के मुख्य आधार किसान तथा मजदूर के कवि हैं। नागार्जुन इस बात को जानते हैं कि किसान मजदूर की मुक्ति ही सबकी मुक्ति है। नागार्जुन विमर्श के नहीं संघर्ष के कवि हैं। उनकी अधिकांश कविताएं भारत के निम्न मध्यवर्गीय श्रमिक और कृषक के जीवन को चित्रित करती हैं। उन्होंने साधारण, उपेक्षित तथा असहाय जिंदगी बिताने वालों का चित्रण किया है। उनकी कविताओं में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषमता को लेकर जनवादी चेतना का चित्रण हुआ है। इस तरह समाज में व्याप्त सामाजिक विषमता का चित्रण करते हुए नागार्जुन ने ढोंग और आडंबर का डटकर विरोध किया है। नागार्जुन आम जनता के कवि हैं, इसलिए सामाजिक राजनैतिक स्थिति के साथ ही साथ समाज में व्याप्त सामान्य मेहनतकश मजदूरों की आर्थिक विपन्नता का चित्रण अपनी कविता में प्रायः करते हैं। राजनैतिक एवं सामाजिक विषमता के प्रति विद्रोह की भावना उनकी जनवादी कविता का स्वर रहा है। जैसे झूठी राजनैतिक, सामाजिक पाखंड, भ्रष्टाचार, सत्ता लोलुपता आदि के प्रति कवि का मन विद्रोह करता है। कवि मूलतः मार्क्सवादी होकर के भी श्रम और शांति की भाषा को व्यक्त करते हैं। इस तरह वे सामाजिक विषमता के प्रति विद्रोह कर समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। सामाजिक चेतना के जागरूक कवि नागार्जुन। छात्रों, चूंकि कवि समाज का न केवल जागरूक प्राणी होता है, बल्कि वह समाज का एक सजग जिम्मेदार प्रहरी भी होता है। कविवर नागार्जुन इसी वैशिष्ट के द्योतक कवि हैं। समाज में सामंजस्य और समरूपता कायम होनी चाहिए, इसके लिए कविवर नागार्जुन ने सामाजिक विषमता को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट कहा है। एक उदाहरण, अधिकाधिक योगक्षेम, अधिकाधिक शुभ लाभ, अधिकाधिक चेतना कर लो संचित, लघुतम परिधि में असीम रहे व्यक्तिगत हर्ष उत्कर्ष, अकेले ही सकुशल जी लूं 100 वर्ष, यह कैसे होगा, यह क्यों कर होगा। प्रणय और वेदना के कवि। प्रेम की अनुभूति की व्यंजना कविताओं का एक अनन्य विषय रहा है। सदियों से ये भावना हिंदी कविता में प्रवाहित होती रही है। भला नागार्जुन इससे अछूते कैसे रहते। नागार्जुन ने प्रेम की मीठी और तीखी दोनों ही प्रकार की अनुभूतियों का मर्म स्पर्शी चित्र खींचा है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। तुम नहीं हो मैं तो तरसता हूं, प्यार के 2 बोल सुनने के लिए, एक की ही 10 उंगलियां नहीं है काफी, कदाचित रेशमी परितृप्तियों का जाल बुनने के लिए।
व्यंग और आक्रोश। नागार्जुन ने जिंदगी की किताब को अच्छी तरह पढ़ा है, इसलिए उनकी व्यंग कविताएं कबीर की तरह आखिन की देखी हैं। वे किसी स्वप्न लोक की उपज ना होकर इसी उबड़ खाबड़ भूमि की उपज है। नागार्जुन ने अपने समाज में व्याप्त समस्या तथा बुराइयों को जितनी गहराई तथा धमाकेदार तरीके से उठाया है, उतना शायद कबीर के अलावा किसी ने नहीं उठाया। बाबा जी का मुख्य हथियार है व्यंग, ऐसा हथियार जिसकी मार से, या आज के भाषा में कहूं कि उनके इस हथियार की राडार से शायद ही कोई भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, धर्म के अवैध ठेकेदार, लोलुप अफसरशाह और वाह सभी जो शोषण को बढ़ावा दे रहे हैं वो बचे हों। वह राजनीति पर भी अपने अचूक हथियार का उपयोग व्यंग के माध्यम से करते हैं। बाबा ने शोषितों की आवाज उठाई तथा अपनी एक कविता शीर्षक है वे और तुम में मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग पर सवाल उठाया है। कविता है, वे लोहा पीट रहे हैं, तुम मन को पीट रहे हो। वे पत्थर जोड़ रहे हैं, तुम सपने जोड़ रहे हो। छात्रों, ये 4 पंक्तियों की कविता है। निश्चित रूप से नागार्जुन सपनों और कल्पना के कवि नहीं हैं, वे संघर्ष और श्रम के कवि हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने समाज की समस्याओं को व्यंग के माध्यम से उठाने की सफल कोशिश अपनी कविताओं के माध्यम से किया है। ये नागार्जुन की कविताओं में व्यंग का वैशिष्ट्य है। शिक्षा। छात्रों, आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति पर भी नागार्जुन ने अपनी कलम चलाई है। नागार्जुन की कविताएं और उनका व्यंग समाज में सत्य को ढूंढता है। यह एक ऐसा व्यंग है जो भीड़ के अंदर धंसकर सत्य को खोजने का मादा रखता है। समाज के किसी सत्य का सामना जब कवि से होता है तो उनकी कविता आकार लेने लगती है, और इस तरह नागार्जुन शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान वास्तविकताओं को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। एक उदाहरण, खून पसीना किया बाप ने एक जुटाई फीस, आंख निकल आई पढ़ पढ़ के नंबर आए 30। शिक्षा मंत्री ने कहा सीनेट में अजी शाबाश, सोना हो जाता हराम यदि ज्यादा हो जाते पास। फेल पुत्र का पिता दुखी है, सिर धुन रही है माता। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। नागार्जुन की कविताओं में ग्राम्य जीवन। प्रिय छात्रों, प्रगतिशील हिंदी कविता में सबसे अधिक संवेदनशील और लोकोन्मुखी जन कवि नागार्जुन की विशेषता इसी बात में रही है कि उनकी रचनाओं और उनके वास्तविक जीवन में गहरा सामंजस्य है। नागार्जुन बुनियादी तौर पर देहाती जीवन के कवि हैं। उनके कविता संसार का बड़ा भाग गांव के अनुभवों से निर्मित हुआ है। उनकी कविताएं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि पक्षों में एक बड़ा चिन्ह हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं, और भाषा के स्तर पर ये नागार्जुन की ही अन्यतम विशेषता है कि उनकी कविताएं सीधे जन से आकर जुड़ती हैं। नागार्जुन कविता लिखते समय श्रोता के रूप में अपने सामने किसी कलापारखी अथवा विद्वान को नहीं रखते, बल्कि आम जन को रखते हैं। शायद यही कारण है कि जहां उनकी कविता
एक ओर एक अल्प शिक्षित किसान को समझ में आ जाती है, वहीं बड़े से बड़ा साहित्यिक विद्वान उसे समझने में कठिनाई का अनुभव करता है, क्योंकि उनकी कविता को समझने के लिए पहले साहित्यिक और कलागत पूर्वाग्रहों के चश्मे को उतारना पड़ता है। छात्रों, नागार्जुन का बचपन ग्रामीण अंचल के उन्मुक्त प्राकृतिक वातावरण में बीता है। अतः वहां के प्राकृतिक वातावरण के संसर्ग में कवि की अंतरात्मा प्रफुल्लित होकर मुखरित हो जाती है। जैसे एक कविता, वे लिखते हैं, टहलने निकला हूं परमान के किनारे किनारे, बढ़ता जा रहा हूं खेत की मेड़ों पर से आगे, वापस मिला है अपना वह बचपन, कई युगों के बाद आज, करेगा मेरा स्वागत शरद का बाल रवि। छात्रों, अब तक हमने नागार्जुन की कविताओं के संवेदना पक्ष पर विचार किया। आइए अब विचार करें नागार्जुन की कविताओं के अभिव्यक्ति पक्ष पर। छात्रों, नागार्जुन के काव्य का संवेदना पक्ष जितना मजबूत है, उतना ही मजबूत उनकी कविताओं का अभिव्यक्ति पक्ष भी है। उनके अभिव्यक्ति पक्ष की सबसे मजबूत कड़ी नागार्जुन की भाषा है, जो कई स्तरों पर विशिष्ट और मौलिक प्रयोगों से युक्त है। नागार्जुन की भाषा की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भाषा काव्य के अनुरूप है। वे जड़ प्रगतिवादी कवि नहीं थे, इसलिए बादल को घिरते देखा है इस कविता में काव्य के अनुरूप संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। उदाहरण, बालारुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। स्पष्ट है, नागार्जुन की भाषा का पक्ष मजबूत है। इसी प्रकार उनके बिंब और प्रतीक योजनाओं का प्रयोग भी अपने आप में विशिष्ट है। बादल को घिरते देखा है कविता तो पूरी की पूरी मानो बिंब विधान में ही रची गई है। यूं लगता है कि कविता बिंबों की ही मानो पूरी श्रृंखला है। विराट और भयानक बिंब भी हैं, कोमल बिंब हैं, सुकुमार बिंब हैं। उदाहरण देखिए, मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी के कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। इस प्रकार प्रतीक योजना भी दृष्टव्य है। हरिजन गाथा में कृष्णावतार के मिथकीय प्रतीक का प्रयोग किया गया है। बादल को घिरते देखा है में बादल को क्रांति के प्रतीक के रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार अकाल और उसके बाद में आंगन से ऊपर उठना, कौवे का पंख खुजलाना जैसे प्रतीक प्रस्तुत किए गए हैं। समग्र रूप से कहा जा सकता है कि नागार्जुन की भाषा अत्यंत सशक्त और प्रयोग धर्मी है, जहां देशज से लेकर संस्कृत शब्दों का खुलकर प्रयोग किया गया है। नागार्जुन छंद और शिल्प में बंधने वाले कवि नहीं हैं। वे कविता के लिए बतकही की भाषा अपनाते हैं। यह भाषा जहां स्थानीय शब्दों से अपने को रंगती है, वहीं अन्य भाषाओं के शब्दों को समाहित कर काव्य को एक विविधता प्रदान करती है। नागार्जुन की कविताओं में शिल्प बनावटी या गढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि सहज है और उदार है। उनके काव्य में कबीर के भाषाई अक्खड़पन और निराला के व्यंग वैविध्य का अनूठा संगम है।
छात्रों, व्याख्यान को समाप्त करने के पूर्व निष्कर्ष के बतौर पुनः कहना चाहूंगा कि नागार्जुन के काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनकी कविता स्थान विशेष की कविता ना होकर पूरे हिंदी प्रांत की और पूरे देश की कविता है। नागार्जुन के काव्य में अब तक की पूरी भारतीय काव्य परंपरा ही जीवंत रूप में उपस्थित देखी जा सकती है। उनका कवि व्यक्तित्व कालिदास और विद्यापति जैसे कई कालजयी कवियों के रचना संसार के गहन अवगाहन, बौद्ध एवं मार्क्सवाद जैसे बहुजनोन्मुख दर्शन के व्यावहारिक अनुगमन तथा सबसे बढ़कर अपने समय और परिवेश की समस्याओं, चिंताओं एवं संघर्षों से प्रत्यक्ष जुड़ाव तथा लोक संस्कृति एवं लोक हृदय की गहरी पहचान से निर्मित है। उनका गतिशील, सक्रिय और प्रतिबद्ध सुदीर्घ जीवन उनके काव्य में जीवंत रूप से प्रतिध्वनित, प्रतिबिंबित है। नागार्जुन सही अर्थों में भारतीय मिट्टी से बने आधुनिकतम कवि के रूप में आज भी स्थापित हैं, प्रासंगिक हैं, विशिष्ट हैं।